कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना मॉडर्न वर्ल्ड को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक जीवन का पार्ट है। तो एज अ साइंस स्टूडेंट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का पता होना चाहिए। इसमें यही लिखा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे? Q से, स्मॉल q से। इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन आइदर बी पॉजिटिव, इट कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि चार्ज क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, किसमें? एटम्स में होते हैं प्रेजेंट। ये कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय C। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम्ब। उसके बाद है नेट Q, यानी नेट चार्ज हमारे पास होगा वो कितना होता है? टोटल चार्ज IC नेट चार्ज इक्विवेलेंस टू चार्ज कंटेन नियरली इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18। यानी कि हमारे पास जो आता है Q = Ne। इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। यानी कि Q जो होगा वो किस में जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जाएगा, वो भी किसमें? इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चले गया या 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गया, जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, यानी इंटीजर्स में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चार्ज होके जाएंगे। तो यही इसमें कहा गया है। इसके बाद हम आते हैं करंट पे कि करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। उसका जो रेट है यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिनोटेड बाय I। किससे डिनोट करते हैं? I से। I = Q/T। I क्या होता है? Q/T। और T क्या है? टाइम। यानी जितना चार्ज पर यूनिट टाइम में गया वो क्या होगा? करंट होगा। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होती है SI यूनिट करंट की? एम्पियर। और रिप्रेजेंट करते हैं A से। फिर हमारे पास आता है एम्पियर, डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। यानी 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो यही हमारे पास एम्पियर की डेफिनेशन है। इसके बाद हम आते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वेंशनली इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि ये क्या कह रहा है? करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन, स्मॉल क्वांटिटी जो करंट की होती है उसे किसमें एक्सप्रेस करते हैं? उसे एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। अब हम आते हैं एमीटर पे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। ये किस लिए यूज होता है? करंट सर्किट में करंट नापने के लिए एमीटर का हम यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। यानी इसे किस में लगाते हैं? हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इट हैज लो रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस कैसी होती है? लो होती है। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ? क्लोज्ड पाथ है जिसमें क्या होता है? करंट फ्लो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट भी दिया गया है। सबसे पहले बैटरी है, इसके कितने सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं इस बैटरी के। उसके बाद है हमारे पास की है, एमीटर है, बल्ब है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट बना हुआ है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट। जो एरो है वो क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट। इन दिस सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर कैसा लगा है? सीरीज में लगा है। द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो वेयर देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। यानी ये क्या कहना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करेंगे जब वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज हाई प्रेशर एट वन साइड एंड लो प्रेशर एट अदर साइड, देन इट विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे इसने वाटर का एग्जाम्पल दिया है कि वाटर कैसे मूव करेगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट the flow of charge is made possible due to chemical action
विद इन अ सेल दैट जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल। यानी ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसलिए फ्लो होगा क्योंकि जो बैटरी है हमारे पास वो क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर में होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी क्या कहा कि जो हमने काम किया, किस पे काम किया, चार्ज, यूनिट चार्ज पे काम किया, कहां से कहां, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि जो हमने काम किया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, कहां से कहां ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं V से, और वर्क को W से, और चार्ज को Q से। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स W अपॉन Q। वही हमने इसको मैथमेटिकली लिखा है कि जो वर्क किया पॉजिटिव चार्ज पे। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय V। SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, होती है वोल्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another of a current carrying conductor, then potential difference is said to be 1 volt। यानी 1 वोल्ट क्या हुआ, जो हमने, अगर हमने किसी चार्ज पे 1 जूल का वर्क किया और चार्ज कितना हो, 1 कूलम का हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 1 वोल्ट का होगा। तो यही हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन। फिर हम आते हैं वोल्ट मीटर पे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किस लिए यूज होता है, यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम गोला बना के V से रिप्रेजेंट करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। इट हैज हाई रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे लगाते हैं, इसको लगाते हैं पैरेलल में किसी भी सर्किट में, और इसकी रेजिस्टेंस होती है हाई। अभी हम आगे देखेंगे रेजिस्टेंस होती क्या है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। पहला है सेल, फिर बैटरी, फिर की। ओपन और क्लोज की में क्या फर्क होता है, ओपन में हम डॉट बनाते हैं और क्लोज में डॉट बनाते हैं। जॉइंट वायर, वायर विद नो जॉइन, जॉइंट वायर ऐसा बनाते हैं एक पॉइंट से, और जिसमें कोई जॉइन नहीं होता है उसको हम पॉइंट से नहीं दिखाते हैं। फिर है बल्ब, बल्ब हम ऐसा बनाते हैं। एमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर हम देख ही चुके हैं। अब हम आते हैं जॉर्ज साइमन ओम। अब इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या होता है हम देखते हैं अभी। फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम। इन्होंने क्या दिया था, एक रिलेशनशिप दिया था, किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था। और यहाँ पे इन्होंने ग्राफ भी बनाया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इन्होंने क्या कहा था, ओम्स लॉ अब आता है हमारे पास। ही स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट जो करंट कंडक्टर में फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इसके एंड्स पे होगा, कंडक्टर के एंड्स पे होगा। ये शर्त क्या थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर घटना या बढ़ना नहीं चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया भी है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जहाँ पे R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटल एट गिवन टेम्परेचर, फॉर द गिवन मेटल एट द गिवन टेम्परेचर, एंड इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। R क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। V और I के बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की, क्या करने की,
करंट को अपोज करने की, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको अपोज करने की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, और इसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? होती है ओम, और इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम आते हैं 1 ओम पे कि 1 ओम क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर। यानी कि अगर किसी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का, और करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम होगी। यहाँ पे दिया भी गया है V इक्वल्स टू आई आर एंड R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो 1 ओम क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसके बाद हम आते हैं रियोस्टेट पे। एज वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर एंड R इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो यहाँ पे shows that the current through the conductor resistor is inversely proportional to its resistance। ये क्या कहना चाह रहा है कि करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस का, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। So to increase or decrease the current accordingly in the circuit, a component is used called rheostat। तो rheostat क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसके मदद से हम करंट को घटा या बढ़ा सकते हैं सर्किट में। That regulates the current without changing the potential difference। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बिना चेंज किए हुए ये करंट को कम या ज्यादा करता है। रिप्रेजेंटेड बाय आर एच। इसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है, एरो, रेजिस्टेंस पे एरो बना के। इट कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टेंस देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट। यानी कि अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, तो करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा। इसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि किस किस फैक्टर पे हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला ऑन इट्स लेंथ, यानी लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी इन तीनों पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे दिया गया है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। एंड यहाँ पे फिर दिया है, इनको मिक्स करके यहाँ से हमने ये हटा दिया प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो कांस्टेंट आ गया आर इक्वल टू रो एल बाई ए। और रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे अब रेजिस्टिविटी इन्होंने डिफाइन की है। The resistance offered by a wire of unit length and unit cross sectional area is called resistivity। यानी कि जो रेजिस्टेंस कोई वायर ऑफर करेगा कितना? यूनिट लेंथ का, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। तो उसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी? 1 ओम मीटर होगी। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। फॉर अ मटेरियल ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, यानी लेंथ कितनी भी हो, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना भी हो, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। अब यहाँ पे है रेजिस्टेंटली ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन द इट्स कांस्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि जो एलॉय होती है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कॉन्स्टेंटाइन। ये क्या हमारे पास? एक एलॉय है, किसका? कॉपर और निकल का। एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी ये क्या होते हैं? बर्न नहीं होते हैं रेडली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, टोस्टर एटसेट्रा। यानी कि एलॉय क्या होती है? हाई रेजिस्टिविटी होती है, इतनी जल्दी से ये जलते नहीं है, इसलिए इनको हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर वगैरह में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन कहाँ यूज होता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, क्योंकि उसकी भी हाई रेजिस्टिविटी होती है। फिर हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। लेट अस टेक 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 that are connected in series in a circuit। हमने क्या लिए? R1, R2, R3 लिए,
इनको कैसे जोड़ा, सीरीज में जोड़ा। फिर हमने ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर लगाया। और फिर हमारे पास है द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम, यानी कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस सेम होता है, वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो V इक्वल्स टू आई आर, V1 इक्वल्स टू आई आर वन जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, V2 इक्वल्स टू आई आर टू जो सेकंड वाला है, V3 इक्वल्स टू आई आर थ्री जो थर्ड वाला है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो V इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, और इन सब की वैल्यू हमने कहाँ रखी, इक्वेशन में रख दी, ऊपर वाली में V इक्वल्स टू आई आर में। तो आई आर इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, और आई हमने कॉमन लेके काट दिया, तो आर इफेक्टिव क्या आ गया हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। Thus we conclude that effective resistance of several resistors joined in series equals to sum of their individual resistance, यानी कि हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो सीरीज में होता है वो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन तीनों का या जितने भी होंगे रेजिस्टर उन सब का सम होगा। इसके बाद हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है। लेट अस टेक 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3, हमने 3 रेजिस्टेंस लिए R1 R2 R3 दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में ऐसे ज्वाइन किए जाते हैं रेजिस्टेंस। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने फिर से यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाया। I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। टोटल करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 एंड I, हमने क्या किया, तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, जो कि करंट अलग अलग था, पोटेंशियल सेम था, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या किया, हमने V कॉमन लेके काट दिया, तो 1 अपॉन R इफेक्टिव कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ गया। फिर यहाँ से इन्होंने क्या बोला, thus we conclude that reciprocal of total effective resistance of several resistor connected in parallel is equals to sum of reciprocal of individual resistance, यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन सब का रेसिप्रोकल का सम होगा। तो ये कहना चाह रहा था। इसके बाद हम आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं सीरीज कनेक्शन के। पहला है, in series connection if any of component fail to work the circuit will break and then none of the component will work, यानी कि अगर सीरीज में लगे हैं सारे कंपोनेंट, अगर एक भी खराब हो गया तो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। सेकंड है, it is not possible to connect a bulb and a heater in series because they need different value of current to operate properly, यानी कि एक बल्ब और एक हीटर को हम एक साथ सीरीज में नहीं लगा सकते, दोनों को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। इसलिए hence to overcome this problem we generally use parallel circuit, इसीलिए हम घरों में क्या लगाते हैं, पैरेलल सर्किट लगाते हैं। फिर हमारे पास आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। बैटरी और सेल इन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी बैटरी और सेल क्या काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, किस चीज का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। बैटरी और सेल केमिकल रिएक्शन इट विल प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस एज इट्स टू टर्मिनल्स, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू रजिस्टर, इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, मोशन में आएगा, करंट को फ्लो कराने के। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराते रहने के लिए सोर्स को अपनी एनर्जी खत्म करती रहनी होगी। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन, तो किस में यूज हो रहा है इसका पार्ट, इस एनर्जी का यूजफुल वर्क में, जैसे कि पंखा घुमाने में या टीवी चलाने में। रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट दैट रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट, यानी रेस्ट ऑफ एनर्जी किस में यूज हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी गैजेट में। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एटसेट्रा, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन वगैरह में यूज करते हैं इस इफेक्ट को। तो ये था हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अब हम आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। लेट अस सपोज दैट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी इज वी। यानी कि इसने क्या कहा कि हमारे पास जो करंट है वो कितने टाइम तक फ्लो हुआ, टी टाइम तक, और पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो हमें पता है वी क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू विल बी, जो हमने चार्ज मूव किया उसमें कितना वर्क डन हुआ, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी क्यू। देन पावर पी कितना हुआ, डब्ल्यू अपॉन टी। हमें पता है क्लास 9 में हमने पावर पढ़ी है। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में हम कितना काम करते हैं, वो क्या होती है, पावर होती है। एंड फिर हमने डब्ल्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वी क्यू अपॉन टी रखा, एंड पी इक्वल्स टू वी आई। तो यहाँ से क्या, आई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, आई क्या था, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो हमारे पास करंट था। और चार्ज की वैल्यू रखी आई टी, तो हमारे पास वहां से पी की वैल्यू आ गई वी आई। तो पहला पावर का एक्सप्रेशन मिल गया। फिर उसके बाद हीट एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स फॉर टाइम टी विल बी एच इक्वल्स टू पी इंटू टी, यानी हीट क्या हुआ, जितनी पावर जितने टाइम तक फ्लो हुई वो हमारे पास आ गया हीट, एच इक्वल्स टू पी इंटू टी। और इक्वेशन में रखा पी की वैल्यू रखी, तो एच इक्वल्स टू आ गया वी आई टी। एंड इसके बाद वी की वैल्यू हमने रखी आई आर, तो ये आ गया आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स का लॉ कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है द लॉ स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, जो लॉ क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी रजिस्टर में वो क्या होगी, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यानी किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के। सेकंड क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, गिवन करंट के लिए रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के, कि कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ। इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन और हीटर, इन सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। सेकंड है इट इज आल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, किसमें यूज होता है, बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। थर्ड है इट इज आल्सो यूज इन फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसमें होता है, फ्यूज में भी यूज होता है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज अ सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ मेटल, एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। ये क्या करता है, फ्यूज वायर अगर जल गया तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और करंट आगे फ्लो नहीं होता है। फ्यूज क्यों लगाया जाता है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया तो लाइन में आग भी लग सकती है, इसलिए हम बीच में फ्यूज लगाते हैं, ताकि अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो जल जाएगा और उसके बाद सर्किट ब्रेक होके करंट आगे फ्लो नहीं होगा। फिर हम आते हैं, तो फ्यूज का हमने आपको काम बता दिया। इसके बाद आते हैं हम, लेट अस कंसीडर एन एप्लीकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। तो ये क्या पूछ रहा है कि करंट कितना वो यूज करेगा, P इक्वल्स टू वी आई हम लगाएंगे, I इक्वल्स टू P अपॉन V लगाएंगे। तो 1 किलोवाट अपॉन 220 रखेंगे, 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट अपॉन 220 वोल्ट, तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू 4.54 एम्पियर, यानी कि करंट कितना होगा, 4.54 एम्पियर। तो हम फ्यूज कितने का लगाएंगे, 5 एम्पियर का, यानी 5 एम्पियर से ऊपर का करंट अगर फ्लो होगा तो फ्यूज वायर जल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के और फॉर्मूले इन्होंने दिए हैं, हमें पता था इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, फिर हम इन्होंने आई की वैल्यू वी अपॉन आर रखी तो पी आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए, पी इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जैसे जैसे क्वेश्चन में जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे उसे यूज करेंगे। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की वॉट होती है। और फिर से 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, as defined as the consumed by device when 1 ampere of current passes through its potential difference of 1 volt। यानी इसको हम डिफाइन करेंगे कि जब 1 एम्पियर ऑफ करंट पास होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो उस टाइम पे, 1 वोल्ट हो किसी कंडक्टर से, तो वो होगा 1 वॉट। तो ये था पावर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। अब पावर क्या था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, वॉट सेकंड और जूल। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किलोवाट आवर और 1 यूनिट। तो
E इक्वल्स टू P इंटू टी होता है, तो किलोवाट आवर होगा 1 किलोवाट इंटू आवर, और 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 हमने कर दिया वाट सेकंड। इसके बाद 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर में कितना होगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होंगे। और 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भी हम न्यूमेरिकल्स की वीडियो अलग से लाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा ये वाले भी। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना भी हम उसी वीडियो में सीखेंगे, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। ये थ्योरी वीडियो थी। तो इलेक्ट्रिसिटी होती है यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।